हमारे देश में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन लापरवाही भरे बिहेवियर से बचना होगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका में कई जगहों पर फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टरों का तो यहाँ तक कहना है कि नए रूप में बदला हुआ कोरोना वायरस और भी ज्यादा खतरनाक है। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया को कोरोना से भयानक और जानलेवा पैंडेमिक का सामना करना पड़ेगा। ये एपिडेमिक्स लगातार बढ़ती जाएंगी और इन्हें कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल और महंगा होगा। हाल ही में ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन डेम केट बिंघम ने कहा था कि ऐसी आशंका है कि अगली महामारी से 50 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पैंडेमिक को डिजीज एक्स या सिंड्रोम टी नाम दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनवायरमेंट में 5,40,000 से 8,50,000 अननोन वायरस हैं, जो कोविड-19 का कारण बनने वाले सोर्स कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी समय इंसानों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप का मानना है कि पृथ्वी पर अलग अलग जीवों की ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए नेचर अलग अलग तरीकों से संतुलन बनाए रखती है, जिनमें से एक विभिन्न बैक्टीरिया या वायरस के रूप में हथियारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एबोला, जीका, निपाह एन्सेफलाइटिस और इन्फ्लुएंजा, HIV एड्स, कोविड-19 जैसी मौजूदा ज्यादातर बीमारियां जानवरों में पैदा होने वाले जर्म्स के कारण होती हैं। ये जर्म्स जंगली जानवरों के कांटेक्ट के माध्यम से इंसानों के साथ साथ डोमेस्टिकेटेड कैटल और जानवरों में भी प्रवेश करते हैं। हाल ही में एक घातक महामारी ने एक ग्लोबल प्रॉब्लम पैदा कर दी है। ये भयानक पैंडेमिक धीरे धीरे इंडिया में एंटर कर रही है और इंडिया के न्यूबॉर्न बेबीज पर अपना प्रभाव डाल रही है। इंडिया में हजारों न्यूबॉर्न बेबीज का जीवन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन या टीका नहीं चुना गया है। एक हालिया स्टडी के अनुसार इंडिया में कुछ बच्चे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें सुपरबग कहा जाता है। इस सुपरबग के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है। इस सर्च के मुताबिक पिछले साल सुपरबग ने करीब 58,000 न्यूबॉर्न बेबीज की जान ले ली। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन अनकंट्रोल्ड बैक्टीरिया के कारण इंडिया में हर साल 8 लाख न्यूबॉर्न बेबीज की मौत हो रही है। पीडियाट्रिशियंस का कहना है कि इस इन्फेक्शन ने इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी को काफी बढ़ा दिया है और इस पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यह उल्लेखनीय है, वर्ल्ड की 1/3 न्यूबॉर्न बेबीज की मौत इंडिया में होती है। सुपरबग पर स्टडी करने वाले एक पीडियाट्रिशियन का कहना है कि अगर जल्द ही इस तरह के इन्फेक्शन का इलाज नहीं खोजा गया तो यह इंडिया समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के चेयरपर्सन डॉक्टर का कहना है कि 5 साल पहले इस तरह के इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते थे, लेकिन आज लगभग 90% न्यूबॉर्न बेबीज में ये देखा जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति छोटी और बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बार बार एंटीबायोटिक दवाओं की भारी खुराक लेता है, उसके शरीर की डिफेंस सिस्टम समय के साथ कमजोर हो सकती है। कुछ दवाओं का अधिक सेवन करने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए शरीर के अंदर के बैक्टीरिया नहीं मरते। इस तरह एक सुपरबग का जन्म होता है जो किसी भी दवा के प्रति ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। NDM1 जैसा मेडिकल टर्म्स वेस्टर्न डॉक्टर्स द्वारा गढ़ा गया है। यहाँ डॉक्टरों का अनुमान है कि अगर पूरी दुनिया के लिए मेडिकल इमरजेंसी पैदा करने वाले इस सुपरबग से समय रहते नहीं निपटा गया, तो अब से 1 दशक बाद हर साल ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से 1 करोड़ लोग मर जाएंगे। लाइलाज माने जाने वाले बैक्टीरिया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSO, ये बैक्टीरिया कई एंटीबायोटिक्स से प्रभावित नहीं होते हैं। MRSA घातक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और वूंड इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ये बैक्टीरिया त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया हल्के गर्म और टेम्परेट क्लाइमेट के लिए अनुकूलित होते हैं, इसलिए शरीर के कुछ अंग इसके लिए अच्छा काम करते हैं। अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 3 लाख लोग MRSA की चपेट में आते हैं और लगभग 20,000 लोग मर जाते हैं। इंडिया में भी ये एक बड़ी समस्या है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में इसकी उपस्थिति के लिए इंडिया को जिम्मेदार माना जाता है। इंडिया से इलाज के लिए विदेश यात्रा करने वाले मरीजों के माध्यम से यह बीमारी दूसरे देशों में फैल गई है। ऐसा प्रचार वेस्टर्न मीडिया में किया जा रहा है। साइंटिस्ट्स ने नए एंटीबायोटिक खोजने के लिए लगभग 1.2 मिलियन कॉम्पाउंड्स की जांच की और यह नई सफलता पाए। MSRA बैक्टीरिया के मामले में जब इस दवा का प्रयोग चूहों पर किया गया तो इसमें अच्छी सफलता दिखी। 1960 के दशक में MSRA साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इससे निपटने के लिए आज बाजार में केवल एक ही दवा है और वह भी कारगर साबित नहीं हुई है। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व लगभग 40 लाख साल है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व अरबों साल है।
इसलिए अस्तित्व के संघर्ष में यह एक आदत बन गई है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 मिनट के अंदर नए जीव उत्पन्न कर सकता है। ये क्रिया एक बैक्टीरिया से एक दिन के अंदर 2 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर सकती है। साल 1944 में पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। यह मेडिसिन एक चमत्कारिक मेडिसिन के रूप में स्थापित हो गई क्योंकि यह जर्म्स को नष्ट कर देती थी। 1946 में लंदन के एक अस्पताल में पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया का पहला मामला सामने आया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सामने आया कि कई जर्म्स ने स्वाभाविक रूप से आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीमाइक्रोबियल दवाओं से लड़ने की क्षमता विकसित कर ली है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि अलग अलग प्रजातियों और उप प्रजातियों के जीवों के बीच आपसी सहयोग के अमेजिंग बॉन्ड मौजूद है। जब एक प्रजाति के जीव अपनी सेल फेट में ड्रग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं तो वे इस जानकारी को अन्य प्रजातियों और उप प्रजातियों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जीवों के बीच ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का आदान प्रदान जारी रहता है। इस आदान प्रदान के लिए जीव अपनी शारीरिक संरचना में जीन का उपयोग करते हैं। इन जीन सामग्रियों को प्लास्मिड और ट्रांसपोजन के रूप में जाना जाता है। एक एकल प्लास्मिड रोगजन की कई पीढ़ियों के माध्यम से ड्रग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को कुशलतापूर्वक वहन करता है। यदि एक सिंगल बैक्टीरियम एक एंटीबायोटिक दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है तो वह 6 से 7 माइक्रोबियल एजेंटों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया है। इन शॉर्ट, साइंटिस्ट्स को जर्म्स के खिलाफ लड़ाई में लगातार नए तरीके खोजने पड़ते हैं। परंतु साइंस इस संघर्ष में पिछड़ गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई गुना श्रेष्ठ साबित हुए। कई सालों तक साइंटिस्ट्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मानना था कि यदि कोई एंटीमाइक्रोबियल दवा बेकार हो जाती है तो रिसर्च पाइपलाइन में एक नई दवा ढूंढी जाएगी। परिणामस्वरूप हर साल नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की जाती है। मूल दवा पेनिसिलिन है जिसे 1944 में खोजा गया था। एज पर रिक्वायरमेंट इसकी केमिकल कंपोजिशन में केवल कुछ परिवर्तन करके साइंटिस्ट्स ने नई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की खोज जारी रखी। पेनिसिलिन दवा से केमिकल चेंजेस के माध्यम से एम्पिसिलिन, क्लोक्सेसिलिन, एमोक्सिसिलिन जैसी कई अलग अलग दवाएं अस्तित्व में आई। अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज बाजार में 150 से अधिक अलग अलग एंटीमाइक्रोबियल दवाएं अवेलेबल है। ये एंटीबायोटिक दवाएं लगभग 15 मेजर कैटेगरीज के केमिकल से ही बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि नजदीक के भविष्य में जब जर्म्स में इस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी तो मनुष्यों के पास बीमारी से लड़ने के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं होगी। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो त्वचा पर घाव और ब्लड इन्फेक्शन का कारण बनते हैं उसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस या गोल्डन स्टेफ के रूप में जाना जाता है। इसके लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है। 40% मामलों में ये बैक्टीरिया उसे इन्फेक्टेड नहीं करते। अमेरिका जैसे वेल टू डू देशों में भी हर साल लगभग 90 लाख लोग इन जर्म्स का शिकार होते हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश में हर दिन लाखों लोग इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये बच्चों, बूढ़ों, युवाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। न्यूयॉर्क में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के अलेक्जेंडर टोमास के वर्ड्स में, जर्म्स सोशल या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पार नहीं करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर हर कोई समान रूप से जोखिम में है। हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट में इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक विशाल समुद्र मंडराता रहता है। हमारी स्किन के हर स्क्वायर सेंटीमीटर में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सक्षम हो तो वो इन जर्म्स को नष्ट कर हमें बीमारियों से मुक्त कर देती है। लेकिन जब शरीर की इस तरह के प्रतिरोध का विरोध करने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो शरीर जर्म्स के हमले को रोकने में विफल रहता है। शरीर में प्रवेश करने वाले जर्म्स का इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से फैलता है। इनका जहर खून में मिलकर शरीर के टिश्यूज को नष्ट कर देता है। अमेरिका के मैरीलैंड के रॉकविले में यूनिवर्सिटी बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट के डॉक्टर रॉबर्ट बी नासा का कहना है, लगभग सभी रोग पैदा करने वाले जीव एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के प्रति पूर्ण प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि यदि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों में सबसे बुद्धिमान माना जाने वाला मनुष्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमलों का सामना करने के लिए फर्निश्ड नहीं है तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि ये जीव मानव जाति को नष्ट कर देंगे।